हाय एवरीवन, टुडे आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम। इसके 4 पॉइंट्स हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके 3 पॉइंट्स भी इसमें आते हैं। बट सबसे पहले हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। इसका मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। नेशनल इनकम refers to the sum total of factor income earned by all the resident हम उसे भी बोलते हैं जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में हो 1 ईयर से ज़्यादा, उसे वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। ये वन ईयर लिमिटेड होता है और बट 1 ईयर से मोर देन भी हो सकता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं, जिसका 1 ईयर से ज़्यादा हमारे इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ये 1 से मोर देन हो सकता है बट 1 से कम नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के बेसिकली 4 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर, फर्स्ट होता है हाउस होल्ड। पहले आप सब लिखेंगे फिर नोट डाउन करेंगे और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में। इसमें बेसिकली 4 सेक्टर होते हैं बट हम जो है ना, हम 2 सेक्टर को पहले मान के चलेंगे ताकि हमारा डाउट ना हो। ये हमारा फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड। इसको मैंने ड्रॉ किया ताकि हमें याद रहे। हाउस होल्ड एंड फर्म्स को हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, जैसे प्रोडक्शन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो हाउस होल्ड है और जो फर्म्स है, इसमें जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग हैं, हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम इसे लिखेंगे फैक्टर ऑफ सर्विसेज। उसकी वजह से जो फर्म्स है वो हाउस होल्ड को इनकम के रूप में और पेमेंट करती है। मतलब जब हम काम करते हैं तो हमें पेमेंट भी मिलती है फैक्टर ऑफ सर्विसेज के रूप में। उसकी वजह से जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स, जब हम हाउस होल्ड फर्म्स के यहाँ काम करते हैं फिर उसके बदले से हमें पैसे मिलते हैं, वो हम अपने डेली रूटीन पे खर्च करते हैं, राशन वगैरह ऑल डैट। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें हम एक फर्म मानेंगे और एक हाउस होल्ड सेक्टर मानेंगे। और जो फर्म है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब वो अपनी इनकम जो उसे मिलती है फर्म्स के थ्रू, वो उस पर गुड एंड सर्विस किसी भी फैक्ट्री, कोई कुरकुरे के शॉप, कोई राशन के शॉप से खरीदती है। आखिर वो कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री में बनता ही होगा, फिर वही गुड एंड सर्विसेज। इसे हम लिखेंगे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम रियल फ्लो भी कहते हैं और इन दोनों को हम मनी फ्लो भी कहते हैं। इसमें एक चैन बनी पड़ी है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच कि हाउस होल्ड कुछ काम करता है फर्म्स के लिए, फिर फर्म उसे पेमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर हाउस होल्ड उसी पैसों से अपने घर के लिए कुछ सामान जो भी राशन वगैरह खरीदता है और फिर वही सर्विसेज मतलब इनकम के रूप में फिर फर्म्स के पास आ जाती है। मतलब एक चैन बनी पड़ी है। अब इसको हम रियल फ्लो कहते हैं और इसको हम मनी फ्लो कहते हैं। सो हम बेसिकली ये जानेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिफरेंस लिख दूंगी। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो वो होता है जब हम पहले टाइम में जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज थे, जो भी हम
एक बार्टर सिस्टम चलता था, जो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। उस टाइम कोई मनी नहीं था, हर चीज़ को गुड्स से मेज़र करते थे, तो इसमें लोगों को लॉस भी होता था। प्लस पॉइंट ये भी था कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि यार बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। तो हम अगर हमारे पास गेहूँ है और सामने वाले बंदे के पास गेहूँ है, तब तो ठीक है, हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। बट हमें गेहूँ चाहिए, गेहूँ है हमारे पास और हमें चावल चाहिए, और उस बंदे के पास चावल है पर उसे गेहूँ नहीं चाहिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जो कि मनी फ्लो के आ जाने से ये चीज़ ख़त्म हो गई। क्योंकि हम मनी के थ्रू कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हाँ एक्सचेंज वाली, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हाँ एक्सचेंज वाली। और मनी जो है ये हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती है, इनडायरेक्टली करती है। जैसे कि अगर हमें भूख लगे तो हम मनी को नहीं खा सकते, मनी के थ्रू कुछ खरीद कर खाते हैं। इसका मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। मीनिंग में हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, कि ये चीज़ आने से हाउस होल्ड और फर्म्स को बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। और इसमें हम लिख सकते हैं, इट इज़ द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म हाउस होल्ड। इसमें फर्म्स एंड हाउस होल्ड को बहुत सारी दिक्कतें आती थी। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज में हम लिख सकते हैं, जो ये इजीली एक्सचेंज होता है, इट एक्सचेंज, ये मनी के रूप में कहीं पे भी एक्सचेंज हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अल्टरनेटिव नेम भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो मनी फ्लो है उसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो है नॉमिनल फ्लो, भी हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। आपको बस समझना है, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी लिंक्ड में, पर आप समझे। ये हो गया हमारा मनी और रियल फ्लो। अब हम इसमें सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज़ स्टॉक एंड फ्लो? इसको पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिख दूँगी। फ्लो, स्टॉक, बेसिस लिखना इसलिए प्रोवाइड होता है क्योंकि इसमें हम ये चीज़ लिख देते हैं कि हाँ हम इस साइड क्या लिख रहे हैं, मीनिंग, काइंड ऑफ एक्सचेंज, अल्टरनेटिव या टाइम डायमेंशन, कुछ भी। इससे इजीली हो जाता है और इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है लोगों पे जब वो लिख रहे हैं, मीनिंग, काइंड ऑफ एक्सचेंज, अल्टरनेटिव या टाइम डायमेंशन, कुछ भी। इससे इजीली हो जाता है और इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है लोगों पे जब वो कॉपी चेक करते हैं। स्टॉक वो होता है जो हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। जैसे कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करेंगे, ना कि हर कुछ दिन बाद बार बार जाके मेज़र करना पड़ेगा। और फ्लो वो होता है जो हम पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। इसमें कुछ टाइम डायमेंशन भी होता है फ्लो में, जैसे कि सैलरी हो गया, इनकम हो गया, इनमें टाइम डायमेंशन होता है कि हाँ तुम्हें 15 दिन बाद सैलरी मिलेगी या 1 महीने बाद ही सैलरी मिलेगी। और स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। सबसे पहले हम मीनिंग लिख देते हैं। इट रेफर्स टू अ variable measured at a particular points of time. It refers to a variable measured at a period of time. टाइम डायमेंशन मैंने बोला था, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है
और फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इम्पैक्ट, जो स्टॉक होता है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, और जो फ्लो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। इसमें हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। स्टॉक में हम लिख सकते हैं वेल्थ, बिकॉज हम इसे पॉइंट ऑफ टाइम ही मेज़र कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। इसे बैंक डिपॉजिट भी लिख सकते हैं क्योंकि हम बैंक डिपॉजिट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पैसा जमा करा सकते हैं, हर टाइम उसे पीरियड ऑफ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें हम लिख सकते हैं इनकम, क्योंकि इनकम हमारे पीरियड ऑफ टाइम डायमेंशन होता है कि हाँ इतने दिन बाद ही सैलरी आएगी। या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट, क्योंकि इसमें भी टाइम डिमेंशन होता है कि इतने दिन बाद ही हमें इंटरेस्ट मिलेगा। थैंक यू। और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई भी इकोनॉमिक या कॉमर्स कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आस्क मी।